स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडिंग आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं वास्तविक ठोस, झूठा ठोस, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो मेरे साथ ही कमेंट में कमेंट करते चलिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और हाँ, लास्ट में आपको बताना भी है कि आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, झूठा ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है तो झूठा ठोस को। कुछ ठोस के बारे में कुछ टर्म्स को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने नोट्स बना दिया है, तो आप इस टर्म्स को समझिए। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही VVI क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हर बार आप क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखिए, ये क्वेश्चंस आपको VVI में मिलेगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इनका ज्यामितीय आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी डिफिनिट शेप होता है, इसमें डिफिनिट शेप नहीं होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वास्तविक ठोस हैं और ये क्या है, ये आभासी ठोस हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, किसका, तो अक्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंट कि तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, लेकिन वही जो अब हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड की, तो ये तेज धार वाले औजार से काटने पर ये समान व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको सभी जो है फुल्ली डिटेल के साथ कराए जाएंगे, फुल्ली कंसेप्ट के साथ कराए जाएंगे। और आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और या तो नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसको डाल दिया जाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण होता है पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नेपेथिलीन, क्वार्ट्ज आदि आदि, ये सब आपको याद रखने हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि कॉपर किस प्रकार का ठोस है, चांदी किस प्रकार का ठोस है, तो इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो एग्जाम्पल है वो है कांच, लकड़ी, रबर, PVC, टेफ्लॉन, रेशा, कांच, फाइबर आदि आदि, ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अभी आपको ऊपर के क्वेश्चंस में आपको इसका क्वेश्चंस कराया गया था कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो अभी आपको यहाँ बताया गया था एग्जाम्पल में कांच कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। चलिए, और यहाँ पर कांच के बारे में जो जानकारी है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें द्रवों की भांति बहने का गुण होता है। जैसे पुरानी इमारतों पर लगे शीशे नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे बहकर फ्लो कर कर नीचे आ जाता है तल में, मतलब वहाँ पे मोटा हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि क्यों किस कारण जो कांच से बनी जो इमारतों में लगी शीशे वो नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं, किस कारण? तो आपको जवाब देना है कि अक्रिस्टलीय ठोस के कारण ये गुण होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं, वे विषमदैशिक होते हैं, मतलब एनाइसोट्रोपी होते हैं। एनाइसोट्रोपी कहने का मतलब आपको बताया जाएगा क्या होता है एनाइसोट्रोपी, आप पढ़ भी चुके होंगे। दे डू नॉट शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब वे दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होते हैं, या वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका राइट आंसर जो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। समझिए कैसे, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कहता है कि क्रिस्टलीय जो
ठोस होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो नहीं करता है, ये गलत बात है, क्योंकि जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है यही जो होता है वो वास्तविक सॉलिड होता है और ट्रू सॉलिड होता है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को शो करता है, यानी ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? आपके पास ऑप्शंस हैं, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकार या उच्च अंतरावनिक बल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 4 का? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं हो? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यानी इसी को कहते हैं विभिन्न दिशाओं में समान गुण के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो एक आपके टर्म्स आता है विषमदैशिकता और समदैशिकता, तो ये दोनों टर्म्स आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो क्या होता है इसका पॉइंट तो समझिए व्यू, जो एनाइसोट्रोपी होता है वो कहा जाता है कि ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक हो गया, विद्युत व ऊष्मा, चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस से अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान नहीं आते तो उन्हें विषमदैशिक ठोस कहते हैं। मतलब क्या कि कंसेप्ट को समझिए, कहा गया कि अगर ठोस का वैसा भौतिक गुण मतलब कि अलग अलग कभी उसका अपवर्तनांक पता करके, कभी ऊष्मा पता करके, और क्या होता है हर समय क्या होता है उसका जो मान समान नहीं आता है, उस तरह के ठोस को विषमदैशिकता, मतलब विषमदैशिकता वाले गुण वाले ठोस में रखा जाता है। और समदैशिकता क्या होता है? ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि ये मान समान आते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं, यानी आइसोट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका था क्या ऑप्शन था कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में समान गुण कौन शो करता है? तो आइसोट्रोपी शो करता है। कौन? तो क्रिस्टलीन सॉलिड, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे फुल्ली इन्फॉर्मेशन के साथ कराए जाएंगे, तो आपको सभी क्वेश्चंस को याद रखना है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, आपके पास ऑप्शंस हैं 4, 7, 14 या 8। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितने भी लॉन्ग शॉर्ट जितने भी क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो सभी क्वेश्चंस को इस चैनल पर आपको कराया जाएगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय या सरल घनाकार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है कमेंट करके, बताइए। चलिए जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित, फेस सेंटर। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फलक केंद्रित होगा। और फ्रेंड्स जो कल जो हम लोग का क्लास करना था वो हम लोग नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए आप लोगों से हम सॉरी बोलते हैं। और आप ही लोग की मदद से ये चैनल चल रहा है। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी नए नए लोग क्या हो सकें अपने चैनल से जुड़ सकें, और हम लोग एक अपना फैमिली को बहुत बड़ा फैमिली को मतलब क्या कर सकें, बना सकें। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित फेस सेंटर। समझते हैं क्या होता है, इस टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अब बताता हूँ आपको फेस सेंटर के बारे में। थोड़ा सा वीडियो तो लंबी होगी, बट जो होगा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंसेप्ट को समझना है ना, तो कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए कितने तरह के जो संरचना होते हैं, तो संरचना लगभग 3 हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम लोग को 3 पढ़ना है। तो पहला जो होता है आपको, पहला जो होता है सरल घनीय। सरल घनीय मतलब हुआ क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मान लीजिए आपको हम समझा देते हैं फिगर के द्वारा, थोड़ा देखिए कंसेप्ट को क्लियर करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत मतलब कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो देखिए ये जो होता है, तो ये एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? तो सिंपल की बात कर रहे हैं, माने SCC की बात कर रहे हैं, आपको याद रखने हैं। तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं, और आपको याद रखने के कॉर्नर पर कितने परमाणु होते हैं? तो 1/8 होते हैं। तो इसमें 8 कॉर्नर हुआ, तो 8 × 1/8 यानी मतलब कितना हो गया? 1। तो इसमें कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो SCC में तो 1 होती है। FCC में फलक केंद्रित में कितने होते हैं? तो फलक केंद्रित में होते हैं 4, और जो BCC में होते हैं वो कितने होते हैं? तो BCC में होते हैं 2। ये भी आपको याद रखना है, आगे के क्वेश्चन में मैं इसका जो है वो एक्सप्लेन करूंगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सोडियम का सहसंयोजक संख्या NaCl में कितना है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 6, 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4, 2, 8, 12। क्वेश्चन को समझ लीजिए। घनाकार संरचना में पूछ रहा है पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है, कितनी होती है? जी बिल्कुल सही जवाब BCC में पूछ रहा है ना, BCC में बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कितना होगा? बिल्कुल सी यानी 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCC यूनिट सेल के बारे में सही है। तो ऑप्शन है परमाणु संख्या 2 है, परमाणु संख्या 4 है, केंद्र पर 2 परमाणु है, सभी। तो समझिए अब यहाँ पर मैं आपको सभी टर्म्स को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए BCC का मतलब क्या होता है? हिंदी में अंतः केंद्रित घनीय होता है। अंतः केंद्रित घनीय को अगर हम लोग फिगर को ड्रॉ करके इसके परमाणुओं के बारे में कंसेप्ट को समझें तो आपको कंसेप्ट ये मिलेगा। जैसे इस कंसेप्ट को हम लोग, BCC का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तब मतलब कि इसका मतलब होता है कि बॉडी पर भी, यहाँ पर भी, और कॉर्नर कितने हैं? तो 8 कॉर्नर है। तो 8 इंटू 1 बाई, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, 8 इंटू 1/8 प्लस इसमें कितना बॉडी पर कितना हुआ? 1 8 गया तो कितना बचा? 1 1 2, यानी कितने होते हैं? परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आपको याद रखने हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो आया था टर्म्स वहाँ पर फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित के बारे में भी जान लीजिए। फलक केंद्रित के बारे में भी उसके भी जितने परमाणु की संख्या होती है उसके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पर कॉर्नर्स पर कितने होते हैं? तो 1/8, मतलब कि 8 इंटू 1/8 आपको याद ही रखना है। और इसमें फेस कितना होता है? क्यूब में कितने फेस होते हैं जी? बिल्कुल 6 फेस होते हैं। आपको याद रखने फेस पे कितने एटम्स होते हैं? तो 2 एटम्स होते हैं, यानी +6 इंटू 1/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कटेगा तो 1, यानी 3 और 1 4। आप ऐसे याद कीजिएगा जैसे सिंपल क्यूबिक है, SCC, BCC और FCC आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो होता है 1 होता है, 2 होता है, और इसमें जो होता है 4, यानी 124 आप याद रखिएगा। कितना याद रखना है आपको? 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, उसे कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके टर्म्स के बारे में, समझते हैं क्या कुछ टर्म्स है। तो टर्म्स ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं हम लोग स्ट्राइक्योमेट्री दोष, दूसरे को कहते हैं नॉन स्ट्राइक्योमेट्री दोष, और तीसरे को कहते हैं अशुद्धता दोष। तो स्ट्राइक्योमेट्री दोष क्या होता है? इन दोषों में यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री बनी रहती है। ये दोष 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्राइक्योमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। तो पहला जो होता है वो रिक्तीय दोष होता है। इस दोष में कुछ स्थानों पर अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उनके स्थान पर रिक्तिकाएं बन जाती है। जो होता है क्या? वो हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इस दोष के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। आपके ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा दोष है जिसमें घनत्व के कारण कमी आती है, घनत्व को घटा देता है? तो इसका आपने स्कॉटकी डिफेक्ट बोला। तो स्कॉटकी डिफेक्ट का ही दूसरा नाम है रिक्तिका दोष, जिसके बारे में आपको यहाँ पर PDF में आपको मिलेगा। आप PDF में अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप PDF में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए स्कॉटकी दोष, और इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं। इस दोष के कारण घनत्व की कमी हो जाती है। तो आप PDF में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इतना एक्सप्लेन करूँगे तो वीडियो जो होगा बहुत बड़ा, बहुत लंबा बन जाएगा, जिससे कि और भी बच्चों को जो होगा पढ़ने में दिक्कत होगा बाद में जो बच्चे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, किसमें SCP क्रिस्टल संरचना होती है? और एक पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए AGBR में स्कॉटकी व फ्रैंकल दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम में बार बार पूछता है कि AGBR किस तरह का एग्जाम्पल है, स्कॉटकी है या फ्रैंकल है। तो इसके लिए आपको याद रखना है दोनों में पाया जाता है। चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन कर रहे थे, किसमें SCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो 11th का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Zn में जो होती है वो SCP क्रिस्टल संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? आपके पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। तो जो 12th का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड जो है वो एक अवरोधक है, इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्योंकि देखिए जो अवरोधक होता है वो इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं करते हैं, अतः विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? आपके पास ऑप्शन है आयोडीन, LiF, ड्राई आइस या हीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस LiF है। और आयनिक ठोस के बारे में आपको पता होगा कि आयनिक ठोस को अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो कंडक्टर बन जाता है, मतलब कि उसमें से बिजली जो होती है वो पास करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का ठोस द्रव्य अवस्था में विद्युत का संचालन करता है लेकिन ठोस अवस्था में नहीं? तो यही क्वेश्चन अभी मैंने बोल दिया। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप आराम से कर सकते हो। क्या होगा इसका राइट आंसर? जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयनिक जो होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करता है, बट द्रव अवस्था में क्या होता है, वो विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट का संरचना क्या है? आपके पास ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सोगोनल या क्यूबिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, हेक्सागोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका में कल के आयतन का अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.68। समझिए 0.68 मतलब क्या कह रहा है कि कोष्ठिका में आयतन का अनुपात होता है, यानी कि अंतः केंद्रित 0.68 आया ना, यानी कि अंतः केंद्रित यानी कि BCC याद रखने आपको। और जो सरल होता है उसको कहते हैं SCC, SCP जो, तो SCC में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो 52% जो होता है वो क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी होता है। और इसमें 68% होता है, आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और FCC में कितने होते हैं, तो FCC में होते हैं 74%, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज थोड़ा गला मेरा खराब है इसीलिए आवाज़ थोड़ा जो है पूरा टाइट नहीं निकल पा रहा है, बोली नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए फिर भी, निम्नलिखित में से किस युग में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्तियां होती हैं? आपके पास ऑप्शन है BCC FCC, SCP एंड SCC, SCP एंड CCP और BCC एंड SCP। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 17 का राइट आंसर, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SCP एंड CCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या होती है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 4, 8। तो आपको समय दिया जा रहा है, बोलिएगा कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो थोड़ा समय दे देते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCP एंड CCP समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म्स फ्रेंड्स क्या होता है, जो नियरेस्ट नाइबर एटम्स होता है ना किसी भी जो ठोस पदार्थ का, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इसी साल 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वयन संख्या क्या होता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, क्या बोलिए बोलिए, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जी धातु को थोड़े से आयन इंडियम से डोपिट करने पर हमें प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है N प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार का अर्धचालक, विद्युत रोधी, डिस्टकारी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके पास ऑप्शंस दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, चलिए आंसर बताइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से जुड़े हुए, उस सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ हो या कुछ भी हो, मैथ का भी वीडियो आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए ना, आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, P प्रकार का अर्धचालक। और P प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब जो 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि को क्या कहता है, मिलाया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो हायर ग्रुप को लोअर के साथ मिलाया जाता है तो उसमें P प्रकार का बनता है, मतलब पॉजिटिव। P से मतलब पॉजिटिव समझिए, N से मतलब निगेटिव समझिए। और आपको जो है ना इस सभी क्वेश्चंस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल ही जाएगा। आप PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि PDF अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको वीडियो का उतना ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और फिजिक्स का भी कुछ वीडियो बन चुका है, उससे भी आप लोग देखिए।
और फिर हमको आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोग ही अगर शेयर कीजिएगा तभी जाकर चैनल ग्रो कर सकता है और कुछ चैनल का मतलब जो उद्धार हो सकता है आप ही लोगों के सपोर्ट से। तो सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कि अगला वीडियो जो है वो कौन से सब्जेक्ट का लाया जाए और किस चैप्टर से लाया जाए। चैप्टर तो वही रहेगा ना, हाँ, तो इसका सब्जेक्ट आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट हैं।